हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम 25 जैन का पेपर शिफ्ट 1 का डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को मैं डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं बच्चों जो तुम्हें बिल्कुल स्किप कर देने चाहिए। अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो ये मान के चलो कि तुम्हारा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हें ये सोच लेना है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा देखने से उसको बिल्कुल स्किप कर दो। और ये सोचकर बिल्कुल होपलेस मत हो जाना कि जो चैप्टर हम सेशन 1 के लिए तैयार करके आए थे अगर वो चैप्टर भी हमसे नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं है। बिल्कुल उसको लेकर पैनिक मत होना। थोड़े थोड़े से ट्राई करना क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि वो सोल्व करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला काम होता है। उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो नहीं करना है। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं कुछ वो चैप्टर्स जो मोस्टली बच्चे तैयार करके जाते हैं और उनसे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रहे हैं। मोस्टली वेक्टर 3D वाला पेपर तुम्हें कंप्लीट करके जाना है। बाइनोमियल अगर तुम कर रहे हो बच्चों तो तुम्हें क्या करना है, बाइनोमियल से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है वो करना है। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब करके जाना है। इस बार पेपर ज्यादा टफ से तो नहीं आ रहे लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो नहीं हो पाएंगे तो उनको स्किप कर देंगे। तो चलो मैं ले चलता हूँ बच्चों तुम्हें पेपर की ओर जो डिस्कस करेंगे आज हम। हमारा जो बच्चों आज का पेपर है उसका पहला पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है जो किससे बिलोंग्स कर रहा है बच्चों। देखकर भी पता लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं तैयार करा है उन बच्चों को किस तरह से करना है, या तो स्किप कर दीजिए बच्चों या थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जब भी तुम्हें बच्चों जेड को लेट करना हो तो इसके दो तरीके हैं बेसिकली। एक थोड़ा सा शॉर्टकट है जो इस चीज को पहचान सकता है उसके लिए तो बहुत आसान है, बल्कि वो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता है। और जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए क्या करना होता है, जेड की जगह पर बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई लेट करना होता है। जेड 1 और जेड 2 हमें गिवन है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और मोड की आइडेंटिटी लगा देनी है। जैसे जेड लिख दिया हम लोगों ने एक्स प्लस आयोटा बाई और जेड 1 2 + 3 आयोटा। पहले मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक्स प्लस आयोटा बाई लिख दिया हम लोगों ने, जेड 1 का मतलब था -2 - 3 आयोटा। अब इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेंगे तो रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। तो इसको पूरा सोल्व करने पर आ जाएगा मोड x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ये आया हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई, z - z1 के मोड की। अब स्क्वायर कर रखा है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से सेकंड वाला कर लेंगे, थर्ड वाला कर लेंगे। तो इसको जब तुम थोड़ा सा स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सर्कल है। जैसे तुम यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसके अंदर एक्स वाई की कोई टर्म नहीं आने वाली और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कट नहीं रहा, तो डायरेक्टली तुम इसमें सर्कल टिक लगा सकते हो, कोई रेडियस निकालने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ जिन बच्चों ने अच्छे से सर्किल पढ़ा है तो बच्चों एक इस तरह से है कि दो पॉइंट है, एक जेड 1 और एक जेड 2 और एक वेरिएबल पॉइंट है जेड। तो यहाँ से जेड से लेकर जेड 1 की डिस्टेंस का स्क्वायर और जेड से लेकर जेड 2 की डिस्टेंस का स्क्वायर जेड 1 माइनस जेड 2 की डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। मतलब ए बी और सी अगर डिस्टेंस ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है, जो पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। अगर जेड 1 जेड 2 दो पॉइंट थे और जेड पर 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये होने वाला है बच्चों की यहाँ पर एक सर्कल डिजाइन हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री रोटेट करता है सरकमफ्रेंस पर। इसका मतलब है जेड 1 और जेड 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमीटर को। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इसको पॉइंट फॉर्म से देखो तो 2,3 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 3,4। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल कर उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं बच्चों, तो हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर रिवाइज करने में ही तुम्हारा बेनिफिट है। और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के उन उन क्वेश्चनों को एक एक बार देख सकते हो। इस बार थोड़ा सा बच्चों इन्होंने इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं तो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं
2022 में 2021 में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, कि एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है dt। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर लिख देंगे dt डिवाइडेड बाई t+1 और t+3। अब इसका पार्शियल डिफरेंशियल लिख लेंगे, मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर तुम करना चाहो तो बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले तुम स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। अगर 1 घंटे का पेपर है, अगर तुम इसको 90 मिनट या 2 घंटे में भी अभी भी सोल्व करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस तुम आराम आराम से सोल्व करो। मुझसे पहले अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है पार्शियल फ्रैक्शन करने की, कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिख लो, माइनस लगाकर बड़ा वाला नंबर लिख लो t+3, और इन दोनों का जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो ऊपर जो 2 आ रहा है उसको डिवाइड कर दो। ये क्लास में अपन बताते हैं इस तरह से, ऊपर ले जाकर ऊपर आ रहा हो तो 2। ये कई बार हम लोगों ने जिस सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल में भी पढ़ते हैं कि कैसे दो इक्वल इक्वल टर्म का एक्सपेंशन करते हैं। नहीं पता तो बच्चों तुम a/t+1 और b/t+3 ऐसा कुछ पढ़ाते भी हैं। 1/t+1 t+3 इस तरह से भी कर सकते हो। a और b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 ln t+1 माइनस ln t+3 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। अब यहाँ पर बोल रखा है कि f(3) की वैल्यू ये गिवन है, तो इसमें ये पूरा किसके इक्वल आ गया बच्चों, f(x) के इक्वल। तो यहाँ पर f(3) पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 1/2 ln, यहाँ पर t की जगह क्या पुट करना है 3, सॉरी t की जगह पहले एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि t क्या लेट करा था अपन, एक्स स्क्वायर। अब x की जगह बच्चों 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हाँ कितना आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सोल्व करें। 10 आ रहा होगा, 9+1 10 आ रहा है, माइनस यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 9+3 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये इससे प्लस का c आई गया हमारे पास, लेकिन यहाँ ln5 ln6 आ रहा है। तो बच्चों इन्होंने क्या कराया है देखो, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और m × n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ln5 प्लस ln2 लिख देंगे। 12 को भी लिख देंगे 6 × 2, तो माइनस ln6 माइनस ln2, इससे कैंसिल होकर कुल मिलाकर ये वापिस f(3) बन गया। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f(3) के इक्वल आ गई। तो f(3) से f(3) कैंसिल होकर c की वैल्यू 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें c लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट तुम्हें f(4) निकालना है तो x की जगह पर 4 पुट कर देंगे बच्चों। तो ln4 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 16+17 और 16+19। तो ये वाला आंसर बहुत ही आसान था, पहला ही ऑप्शन आ गया है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करें। अब इसके बाद बच्चों में ना वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो हमें 1 बाय 1 करते चलना है। अब वेरिएंस का क्वेश्चन है, हाँ है तो आसान सा ही लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइम है। तो तुम इसको सही सी सीट में करना, आराम से सही सी सीट में करना। एक रबर भी ले जाना, कभी कभी क्या होते हैं कि 5-6 सीटें तो देते हैं उसके बाद देते नहीं है। तो तुम लास्ट की सीटों को हो सकता है कि पेंसिल वगैरह से करो, क्योंकि बेसिकली पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स आती तो आधी सीटें तो उसमें फिल हो जाती है, जो हकीकत में मैथ्स में सीट की रिक्वायरमेंट होती है तो सीट नहीं होती, आगे पीछे बच्चे करते रहते हैं। तो कैसे भी करके भैया भैया करके तुम सीट ले सकते हो उनसे भी, ये सर सर करके भी, या फिर क्या कर सकते हो, रबर से मिटा भी सकते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि मीन और डेटा का, तो तुम मेरा वीडियो देख सकते हो, उसी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर वीडियो भी नहीं देखना चाहते तो पिछले 4 साल की क्वेश्चन कर लो बच्चों, मीन और वेरिएंस के, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, 101% है। लास्ट के 4 ईयर के जो क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चन से बाहर एक भी नहीं जा रहा है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो मीन गिवन है, तो सिग्मा xi/n इक्वल टू एक्स बार, ये वाला फॉर्मूला होता है मीन का। तो यहाँ पर सिग्मा जो xi की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी, मीन कितना गिवन है 10। यहाँ पर नंबर नहीं पता तो n ही लिख लेते तो 10n आ गया। मतलब जितने भी 10 डाटा है उन सबका सम 10n आ रहा है। और वेरिएंस 4 है, ठीक है ना। अभी बात करेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला, पता ही है तुम लोगों को,
सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बच्चों तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, 4 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 100। 10 का स्क्वायर कर दिया 100, यहाँ पर हमने 10 को उठा के उधर ले जाएंगे तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू 104n। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आ गई और सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला है कि वन एंट्री ऑफ द डाटा सेट चेंजेस फ्रॉम 8 टू 12, 8 की जगह पर 12 चेंज करना है। तो बच्चों मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था एक्स न्यू मीन का। एक्स न्यू मीन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस, जिसको हटाकर हटाया जा रहा है वो 8 है और जिसको ऐड किया जा रहा है वो 12 है। तो ऐसे हम कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, 10n। तो यहाँ लिख देंगे 10n माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई n। और न्यू मीन कितना आ जाता है बच्चों, 10.2। तो यहाँ पर लिख देंगे 10.2। 10.2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो 0.2 n इक्वल टू 4 आ रहा होगा। n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली है। n की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ भी लिख देंगे 104 इंटू 20। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने निकालना है न्यू वेरिएंस, नाउ वेरिएंस नहीं, न्यू वेरिएंस निकालना है। तो न्यू वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें से उस नंबर का स्क्वायर माइनस करना है जिसको हटाना है, उस नंबर का स्क्वायर प्लस करना है जिसको ऐड करना है। इस फॉर्मूले में डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार न्यू, न्यू मीन का स्क्वायर कर देना है। अब बच्चों एक्स आई का स्क्वायर हमें पता ही है कितना है, 104 इंटू 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस ये वाला कर देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर कर लेते हैं। और 64 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा ना, तो यहाँ प्लस का 80 आ जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाई 20। और इधर आ रहा होगा 10.2 का स्क्वायर न्यू मीन। बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो 20 से डिवाइड कर देते हैं तो 104 प्लस 5, है ना, ये समझ में आ रहा है अपने को। 20 से 20 कट गया तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है बच्चों। और इसके बाद क्या कर देना है, 20 से डिवाइड किया, सॉरी तो यहाँ 4 आ रहा होगा। और 10.2 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे तो ये आ गया 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर। बस इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो 10.2 इंटू 10.2 कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 402 000, उसके बाद 201, 40401, और कितनी जीरो छोड़ के, 2 जीरो छोड़ के। तो 108 में से 104.04 माइनस करना है, जिससे आंसर कौन सा जाएगा, 3.96। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन था बच्चों। इसमें अगर अच्छे से सीट में करते तो कैलकुलेशन हो जाता है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला मीन वगैरह का। अब ये क्वेश्चन 4 बच्चों ना, इस क्वेश्चन में लिमिट वाला क्वेश्चन है। अब इस तरह से जो n टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। या तो ये लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे एग्जैक्टली, या फिर ये इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चंस होंगे। तुम्हारे सर ने बताया होगा, है ना, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो लिमिट वाला यूज में होगा और एक सिग्मा लगाकर बच्चों उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हें थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह का क्वेश्चन है, कि बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये तुम्हें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब अच्छे से कब होगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या करना है, जो सिग्मा एन या इंटीग्रेशन वाला तो तब आता है जब एक्स्ट्रा एन आ रहा हो नीचे। एक्स्ट्रा एन का मतलब है, देखो यहाँ पर एन की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है, लेकिन रूट की वजह से पावर कितनी आ गई, 2। पावर कितनी आ गई है, नीचे 2, लेकिन ऊपर पावर अगर एन की वैल्यू 1 ही आती है और नीचे एक ज्यादा पावर आ जाती है, तो इसका मतलब समझ लेना तुम मोस्टली की इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर पावर सेम है दोनों की या ऊपर वाले की ज्यादा है तो फिर लिमिट की तरफ चला जाएगा। अब लिमिट में मोस्टली बच्चे ये सोच के जाते हैं कि अच्छा लोपिटल रूल लगाएंगे और हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन लोपिटल रूल से हो तो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो इस सीरीज का हमें सम करना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो इस सीरीज का सम करना कोई छोटी मोटी बात सी नहीं है, एकदम से क्लिक नहीं होता है। तो छोटी बड़ी बात, छोटी बात है लेकिन एकदम क्लिक नहीं होता। तो इस सीरीज में देखो कि यार ये 1 2 -3 एक नंबर आ रहा है, दूसरा आ रहा है 4 5 -6। ये पैटर्न बनता जा रहा है कि 3 का मल्टीपल में माइनस आता जा रहा है। तो बच्चों ये जो
टोटल टर्म से ना ये 3 टर्म नहीं है, 1 2 3 1 2 3 3 टर्म नहीं है, बेसिकली एक ही टर्म है ये, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये पीछे वाला इसका पूरा का पूरा nth नंबर का टर्म है। जब अभी ये हमें nth नंबर का टर्म दे दिया, मतलब इसका सिग्मा करने से लास्ट वाले का 3n-2, या आर की फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3n-1, इससे इस पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। नीचे वाले रूट को अभी ऐसा कैसा रहने दो, देखते हैं क्या होता है। 3n से 3n कट गया, तो बेसिकली ऊपर हो जाएगा सिग्मा 3n-3, और नीचे भी रूट चलने देते हैं ना, अभी देखेंगे। हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम पार्स रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा भी तरीका देखेंगे बच्चों। अब इसमें से 3 बाहर निकाल लिया, तो बेसिकली हमने सिग्मा n-1 को सोल्व करना है। पहले मैं ऊपर वाले में इंटरेस्टेड हूँ, तो n की जो सिग्मा करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा n × n+1/2 माइनस n की वैल्यू आ जाएगी n। तो बेसिकली ऊपर जो n आ रहा है वो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, और नीचे भी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला बच्चों। तो तुम इसको इसी तरह से सोल्व करो। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको ऊपर और सोल्व कर लेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन बच्चों मोस्टली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है। जैसे तुम इस पूरे को सोल्व कर लोगे, तो एक बार मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर रूट रूट। अब इसके ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एग्जैक्ट सोल्व करते हैं, तो n² प्लस n में से 2n जाएगा, तो बच्चों n² माइनस n बचेगा, और 3/2 आगे आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं 3/2 देख के भी तुम आंसर पे टिक लगा सकते थे, लेकिन फिर भी रुको अभी, है ना, कभी कभी गलत भी हो जाता है। अब यहाँ पर रूट देखो, अब इस रूट में से हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आ रही है, कितनी कॉमन आ रही है, n⁴, तो बाहर कितना आ जाएगा n²। इसमें से भी हाईएस्ट पावर कितनी बार आ रही है, n⁴, तो बाहर n² आ जाएगा। n² दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर n² आ जाएगा। और अंदर कितना बच रहा होगा बच्चों, जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो हाईएस्ट पावर तुम्हें कॉमन लेना है। तो 3/n³ 1/n⁴ माइनस, इस वाले रूट में से भी n⁴ बाहर निकाला था तुम लोगों ने, तो n³ प्लस 3/n³। अब ऊपर से भी n² कॉमन ले लो, तो n² कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली कितना बच रहा होगा हमारे पास, 1 - 1/n। n² से n² कट गया। अब n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो मैं क्यों क्यों कॉमन लिया था, क्योंकि 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर 1 आ रहा होगा, और ये सब भी 1/∞ बनकर क्या होता जा रहा होगा, 0 होता जा रहा होगा। तो बेसिकली बच्चों ऊपर तो बचा 3/2, और नीचे यहाँ पर कितना बचा हुआ है, √2, और यहाँ पर कितना आ गया, -1। जैसे ही हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो हमारे पास ए वाला आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन इसको पकड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला लेवल है, कि इसको किस तरह से करें। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हो सकते थे, इंटीग्रेशन वाला भी है, जैसे पिछले साल एडवांस में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो इंटीग्रेशन वाला था। तो थोड़ा सा आराम आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को करें तो हो जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये ये वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना बच्चों, तुम लोगों को थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारी शिफ्ट में डिफिकल्टी वाला आ जाए, लेकिन अपनी तरफ से तुम तैयार करके जाना है इसको। बहुत ही आसान सा है। देखो बच्चों इसमें क्या चेक करना है, इस तरह की आइडेंटिटी लगा दी, ये एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब ये होता है नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q। ठीक है, अगर हमारे पास P एंड Q है, तो इसका मतलब होता है नेगेशन P यूनियन Q। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब बच्चों इसको तुम एक की तरह ट्रीट करो, आगे वाले को पीछे वाले को बी की तरह ट्रीट करो। तो इन दोनों के बीच में एरो लगा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो पूरे को। और नेगेशन ऑफ ए का मतलब है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन नेगेशन वी नेगेशन क्यू। नेगेशन को जब वहां अंदर भेजते तो साइन चेंज होता है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद कई बार हमें ट्रूथ टेबल बनानी पड़ जाती है। अगर ये जो सिंबल है, देखो नेगेशन के साथ इंटर यूनियन का साइन आ रहा है, नेगेशन पी के साथ यूनियन का साइन आ रहा है। अगर ये साइन दोनों में सेम सेम आ रहा है और नेगेशन नेगेशन पी है, तो बच्चों तुम इसको एक साथ चिपका दो। ये दोनों एक ही चीज है, मतलब इनको कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, नेगेशन वी, ये पूरा कॉमन आ गया। और अंदर के जो दो पोर्शन बचे हुए हैं,
ये दो पोर्शन बचे रह जाएंगे जिसे ब्रैकेट में बचते हैं। तो क्यू नेगेशन क्यू, और साइन कौन सा लगा देंगे, जो बीच में है वो ये साइन हो जाएगा। लेकिन मान लो नेगेशन वी के साथ यहाँ यूनियन आ रहा है या इंटरसेक्शन आ रहा है, फिर ऐसे नहीं होने वाला। फिर तुम्हें ट्रू टेबल ही बनानी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अब क्यू और नेगेशन क्यू को तुम ध्यान से देखोगे कि कुछ होना है और कुछ नहीं होना, उन दोनों का यूनियन करोगे तो हमेशा ट्रू टेबल ही आने की, मतलब ट्रू टेबल आने वाली। बनाकर भी देख लो, हमेशा टोटोलॉजी या ट्रू आने वाला है। अब ये तो पूरा का पूरा ट्रू आएगा, अब इसका यूनियन लेना है इसके साथ। तो ट्रू का, पूरे ट्रू का किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो टोटोलॉजी आ जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू। टोटोलॉजी का मतलब जो भी तुम बनाओ वो सारे के सारे ट्रू आने चाहिए। फालेसी का मतलब सब फॉल्स 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 आने चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आएगा, तुम इसके ट्रू टेबल बनाओगे तो ट्रू आएगा। अब सभी ट्रू का अगर यूनियन करोगे तो बच्चों किसी के भी साथ कर लो, हमेशा यूनियन उसका क्या आंसर आता है, ट्रू आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा टोटोलॉजी वाला। चलो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, क्लास में भी करवाते हैं, उस टाइम तो सभी बच्चे करते हैं। लेकिन इसमें एक गलती कर आते हैं। देखो इसमें दो चीजें हैं, वो तो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो तुम्हारे पास फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। देखो सभी बच्चों को एक ही फॉर्मूला याद रहता है कि टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स वन बाई एक्स। या कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वन बाई एक्स के। ये तो सबको पता है, ठीक है। और ए वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स होगा। ये दो फॉर्मूले तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो तुम्हें पता होने चाहिए थे, अदरवाइज क्वेश्चन तो सोल्व होगा नहीं। लेकिन इनसे भी बढ़कर जेई वाला क्या करता है, कई बार पूछ पूछ चुका है सेमी प्रॉपर्टी, कि जो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है, मतलब ये जो दो फॉर्मूले हैं। और भी फॉर्मूलों में ऐसा होता है, ग्राफ बनाकर देखेंगे तो। लेकिन बेसिकली इन दो फॉर्मूलों में ये हमेशा सत्य नहीं है। इसमें दो केस बनते हैं बच्चों, कि अगर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, या तो बच्चों कोट इनवर्स एक्स होगा, सॉरी कोट इनवर्स वन बाई एक्स होगा, या फिर पाई प्लस कोट इनवर्स वन बाई एक्स होगा। अब ये वाला केस तो तब होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, और ये वाला केस कब होगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो। क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की रेंज तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, और इसकी रेंज होगी जीरो से पाई। ये मैंने गलती लगा दिया है, ये पाई जो आएगा यहाँ पर, ये पाई इस तरफ प्लस होने वाला है, या फिर मैं यहाँ पर माइनस पाई कर देता हूँ, है ना, ऐसे कुछ होगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो बच्चों, तो नेगेटिव में तो ये देगा पाई बाई टू से पाई, पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये नेगेटिव देगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस पाई लगा देते हैं। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि पॉजिटिव तो एज इट इज कर देना है, और नेगेटिव हो तो माइनस पाई करना है इसके साथ। तो बस बच्चों इन इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो एक सॉरी तुम खुद से भी कर सकते हो। कैसे करें? जैसे हमारे पास है टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस वन से वन में आ रहे थे, तो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे बच्चों। एक में एक्स लेस देन जीरो वाला केस बना रहा हूँ। एक्स लेस देन जीरो में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दो। और ये नेगेटिव होने की वजह से इसमें मैं टेन इनवर्स तो लिखूंगा ऐसे ही, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें माइनस पाई और ऐड कर देंगे, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर लेस देन जीरो आ गई, और एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चों टेन इनवर्स टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करा तो कितना आ रहा होगा, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। अब माइनस पाई को उठा के उधर ले जाएंगे तो फोर पाई बाई थ्री, बहुत बढ़िया। तो टेन इनवर्स एक्स बेसिकली कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, टेन रूट थ्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री आ गई। ये समझ में आ रहा है बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रूट थ्री आ गई। समझ में आ रहा है ये वाला, क्लियर? हमने क्या करा, यहाँ से इस तरह की वैल्यू निकाल ली। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगा बच्चों तो इस तरह का सॉल्यूशन आ रहा होगा। और अगर हमें हमारे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले केस में सब सेम ही चल रहा होगा। फोर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, है ना, बस माइनस पाई एड नहीं हो रहा होगा। और टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो टेन
पाई बाई ट्वेल्व का मतलब 22.5 डिग्री हो रहा होगा ना। सॉरी, 10 पाई बाई 12 का मतलब कितना हो रहा होगा, 15 डिग्री। ठीक है। और 10 15 डिग्री कितना होता है बच्चों, 2 - √3 इसकी वैल्यू होती है ना, ये भी तुम्हें याद करके जाना है। तो इसकी हाँ बेसिक कितनी वैल्यू आ रही, 2 - √3 आ रही है बच्चों। अब हमारे पास क्या करना है, एक्स की वैल्यू आ गई 2 - √3। ये सारा कुछ क्लियर समझ में आ रहा है तुम्हें। देखो एक बार और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोट इनवर्स एक्स को जैसे ही तुम एक्स लेस देन जीरो की तरफ लेके जाते हो, तो एक्स लेस देन जीरो में क्या केस बनने वाला है, नेगेटिव -पाई एड हो जाएगा। उसका क्या रीजन होता है, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो करने से टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज आएगी वो -पाई/2 से जीरो के बीच में आएगी, और कोट इनवर्स की जो रेंज आएगी वो पाई/2 से पाई के बीच में आएगी, और उसमें -पाई ऐड करने से वापस दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। 2 tan−1x प्लस 2 tan−1x इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐड करा था तुम लोगों ने 4 पाई/3, तो पाई/3 आ रहा है। लेकिन बच्चों एक थोड़ी सी ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3, जबकि हमने x की वैल्यू क्या लेनी थी, लेस देन जीरो लेनी, नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव तो लेनी नहीं थी। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया वो हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो सॉल्यूशन आया उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू जो भी निकालनी है वो क्या निकालनी है, √3 निकालनी है, नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हम यही लेकर चल रहे थे। ये समझ में आ रहा है हमारे पास, टेन वर्स √3, इसमें थोड़ी सी चीज क्या है और मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो ठीक लिखा अपन ने। यहाँ पर क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू √3 की वैल्यू तुम देखो धीरे धीरे करके। फिर यहाँ पर और आगे बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहाँ पर पहुंच गए भाई, वापिस से आते हैं कहीं ना कहीं। ये करा बच्चों तुम लोगों ने। हाँ, जैसे हमारे पास tan−1x की वैल्यू यहाँ तक तो आई गई थी। यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि -पाई उठाकर अपन इधर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गलत हो गया और सॉल्यूशन थोड़ा मैच नहीं कर रहा। मतलब कोट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, -पाई इधर ऐड कर देंगे। ये जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हमने किसके इक्वल लिखा था, कोट इनवर्स एक्स के इक्वल लिखा था ना। यहाँ ऊपर से देखोगे तो किसके इक्वल लिखा है अपन ने, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -पाई उधर जाकर +पाई tan−1x। तो यहाँ पर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर +पाई आ रहा है ना, समझ में आ गया तुम्हें क्यों आया +पाई। ये बताओ बच्चों, +पाई समझ में आ रहा है, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा ना, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पाई प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर -पाई लिखा हुआ है, इधर जाकर प्लस का पाई हो जाएगा। +पाई होगा तो यहाँ पर आ रहा होगा -2 पाई/3। -2 पाई/3 को हम सोल्व करेंगे तो एक्स की कितनी वैल्यू आ रही होगी, ये ढूंढना है अब हमें। मतलब 120 डिग्री पर, मतलब -10 60 डिग्री पर, -10 60 डिग्री का मतलब है -√3 वैल्यू आ रही होगी। अब टोटल मिलाकर यहाँ पर इन दोनों वैल्यू का सम करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 - 2√3 वैल्यू आ जाएगी। है ना, ये समझ में आ रहा है बच्चों तुम्हें क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पर -2 पाई/3 को डिवाइड करेंगे तो पाई/6 आ रहा होगा, -पाई/6 से -√3 आने वाला है। -√3 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 2 - √3 और -√3 को ऐड करा तो बच्चों तुम बताओ कितना हो रहा होगा, 2 - इसको मल्टीप्लाई कर देते तो √3, 4/√3। तो बेसिकली -4/√3 तो पीछे का होगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहाँ मिस्टेक थी वो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, कोट इनवर्स सेक इनवर्स। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों को डाउट भी है कि ये आया भी है नहीं भी आया है, फिर भी अपन कर लेते हैं। अब वापिस से लिमिट का ही एक और क्वेश्चन आया, मतलब सेम लिमिट के दो क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों इसी पेपर में। अब यहाँ पर पुट करने पर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत रहती है बच्चों। यहाँ पर ये देखो कि जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आए तो बेसिकली चेक करना होता है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, उसके बिना तो अपन कुछ ऑपरेशन लगा नहीं सकते। तो एक्स की पावर -a को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर है। पहले ऊपर वाला चेक कर रहा हूं मैं,
और इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log a। ठीक है। अब log x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी बच्चों इन्फिनिटी होता है, और a की पावर इन्फिनिटी की पावर 1 से बड़ा, ठीक है, वो भी इन्फिनिटी होगा। माइनस होता तो कुछ जीरो हो जाता, तो नीचे वाला इन्फिनिटी हो गया। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी की पावर a कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है, इन्फिनिटी होगा। log a की कोई जरूरत नहीं है, कितना भी हो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आते हैं बच्चों। हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं? l'Hopital रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी चेक कर लेंगे। तो पहले या तो चेक कर लो कि कौन सी फॉर्म बन रही है। जैसे इसमें लिख सकते हैं अपन a की पावर x, इसको अलग से लिख लेता हूं मैं, a की पावर x डिवाइडेड बाई, इसको लिख देंगे log a अपॉन log x। बेस ई लिखने से बच्चों, या बेस ई लिखने से थोड़ा सा चीजें अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर a की पावर इन्फिनिटी, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा बच्चों, और log की पावर इन्फिनिटी, ए बी इन्फिनिटी। मतलब ए बी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ऊपर वाला भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो पहले तुम इसमें l'Hopital रूल लगाकर दोनों को सोल्व कर लो। तो यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में l'Hopital रूल लगाएंगे बच्चों, तो कांस्टेंट है, बाकी इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो log x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/x। log a कांस्टेंट हो गया। अब x की पावर a का, जैसे जैसे सोचो x की पावर 5 का करते ना, वैसे 1/x का नहीं करना, ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला ये हो गया। तो x की पावर a का इंटीग्रेशन होगा x की पावर a-1। अब इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, तो 1/log a, x इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर a-1 है, यहाँ पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस सेम हो तो होगा, तो x की पावर a आ जाएगा। अब यहाँ पर वापिस से लिमिट एक्सटेंस टू क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इन्फिनिटी की पावर 1 से बड़ी कुछ ही पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा होगा, और नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। तो 1/इन्फिनिटी का आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों बेसिकली ऊपर वाला आंसर तो आ जाएगा कोट इनवर्स 0, जो कि π/2 होता है। अब नीचे वाला भी चेक करना है कि इसका आंसर कितना आ रहा होगा। तो नीचे वाले का यहाँ पर कर लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x का कितना होगा? a की पावर x ln a। यहाँ पर x की पावर a का करा था, यहाँ पर a की पावर x का कर रहे हैं, और पीछे ln a तो कांस्टेंट है ही सही एक और। नीचे log x का कितना हो जाएगा? 1/x। x को ऊपर ले चलते हैं बच्चों, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे। a की पावर x इंटू एक्स और ln a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो। तो a की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, x की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, और ये तो कुछ कांस्टेंट आ ही रहा है, तो इसका आंसर बच्चों इन्फिनिटी आ गया। अब इसका आंसर इन्फिनिटी आने का मतलब है यहाँ सेक इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, और सेक इनवर्स इन्फिनिटी भी कितना देता है बच्चों? π/2 देता है। ऊपर वाला है π/2, नीचे वाला है π/2, तो कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाए। इसमें अगर बढ़िया सॉल्यूशन बनाना होना होता इनको, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट वाला देना चाहिए था, ताकि बच्चे इस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को देखकर कहीं ना कहीं डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर टिक लगा कर आते। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बचाया है तुम लोगों को, तो इस वजह से इसका आंसर डायरेक्ट तुम 1 लगा सकते हो। तो बच्चों अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, बेसिकली तुम्हें एक फोकस वाले की जरूरत थी, और एक लिमिट वाला क्वेश्चन था, जो हो सकता था कि ना समझ में आया होता। बाकी क्वेश्चन तो तुम्हें होने चाहिए थे। अब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है बच्चों, जब भी सिग्मा वगैरह वाले क्वेश्चन आए तो मोस्टली बाइनोमियल वाले ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद होगी तो बेसिकली सब कुछ कर सकते हो। जैसे a की पावर r इज कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर -r। मतलब यहाँ पर इसमें जो कोफिशिएंट होता है बच्चों, वो जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं 10 C r x की पावर n-r, या तो 10 - r लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं 10 C r x की पावर r। इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख देते हैं। ठीक है, या तो 10 - r लिख देते हैं, या फिर ये वाली चीज लिख देते हैं। तो इन दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है, या तो ये वाला दे देते हैं यहाँ पर टर्म, या फिर ये वाली देते हैं। तो 10 C r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a की पावर r को। तो बच्चों यहाँ r³ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 10 C r, यहाँ आ रहा है 10 C r-1। तो इस तरह की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों,
कि जब भी एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन आ जाए तो फॉर्मूला लगाते हैं एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। ये समझ में आ रहा है? एन माइनस आर अपॉन आर, सॉरी आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब, ऊपर तो हो जाएगा एन की जगह 10 - r प्लस वन अपॉन आर का स्क्वायर। ये बेसिकली जब तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे ना तो वहां जरूर लिख पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आर स्क्वायर से आर कैंसिल होकर यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11 - r का स्क्वायर। अब बच्चों तुम इसका हाँ नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। या तुम इसकी जगह पर ये कर लेते हैं ना, अभी ये कर लेते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते थे, लेकिन तुम तो स्क्वायर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं स्क्वायर करना। 11 का स्क्वायर 121 है, प्लस आर स्क्वायर माइनस 22 r। जब भी इस तरह से आता है ना आर 11 माइनस आर, तो इनको आपस में माइनस कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर लिख सकते हैं। मतलब 11 माइनस आर को 11 माइनस आर लिख सकते हैं, और इस आर को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस आर, और 11 माइनस आर को आर लिख सकते हैं, ताकि आर स्क्वायर बन जाता है और फिर इतना बड़ा ओपन नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, नहीं याद आ जाएगा तुम्हें एकदम से वहां पर, तो इस तरह से ही तुम तो इसको लिख लो। अब बच्चों इसका तुम्हें सिग्मा लगाना है, इसका भी सिग्मा लगाना है, इसका भी सिग्मा लगाना है, फिर आर की वैल्यू क्या पुट करनी, 10। तो क्वेश्चन तो है ही थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, तो इसको तुम सोल्व सोल्व कर लेना। अब और क्वेश्चंस लिखते हैं वन बाय वन करके, क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। चलो बच्चों और भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। हाँ, कुछ एक आध फंक्शन वाला कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो नहीं था, बस दिखने में जरूर हाँ, मुश्किल तो लगता ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लेकिन तुम सीक्वेंस में चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक्स की पावर बी प्लस थ्री, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, और जी एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाई टू की होल पावर वन बाई थ्री। ये गिवन है, और अब हमें क्या निकालना है, फोग एसी प्लस गो बी, इसकी वैल्यू पता करनी है बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो जो गिवन है वो बनाते हैं, फिर उसमें कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स बनाते हैं। तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास ए एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए एक्स की पावर बी प्लस थ्री प्लस सी। इसका मतलब ए एक्स की पावर बी प्लस थ्री ए प्लस सी। अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करें, y माइनस सी माइनस थ्री ए अपॉन ए, वही करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और x को चेंज कर देते हैं एफ इनवर्स x में, और y की जगह x लिख देते हैं, b को उठा के उधर ले जाओ। तो y माइनस सी माइनस थ्री ए अपॉन ए की होल पावर वन बाई बी इक्वल टू एक्स। तो जो अब बच्चों x आ गया है, उस x को लिख देंगे इनवर्स फंक्शन। किसका इनवर्स फंक्शन, जिसको वायलेट करा था, मतलब जी एफ ऑफ एक्स की होल पावर इनवर्स, और y की जगह पर x पुट कर देते हैं, x माइनस सी माइनस थ्री ए अपॉन ए की होल पावर वन बाई बी। अब इन दोनों को कंपेयर करने से तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि b की वैल्यू थ्री पुट कर दिया होगा, a की वैल्यू क्या रखी होगी नीचे टू। अब माइनस सी माइनस थ्री ए मतलब c प्लस थ्री ए इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई टू कॉमा थ्री कॉमा वन, ये ए बी सी आ गया बच्चों। तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है, फोग निकालना था, मतलब फोग ए इंटू सी, मतलब फोग टू की वैल्यू निकालनी, प्लस गोप थ्री की वैल्यू निकालनी। तो गोप तो निकला निकला है ना, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो गोप थ्री का मतलब एक्स की जगह थ्री पुट करना है। तो ए
इंटू 3 की पावर b प्लस 3a+c। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2, बी की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 2 + 1। इसको सोल्व करना आराम से। अब फोक निकालते हैं, तो फोक कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले फोक निकालते हैं, फिर एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो फोक निकालना बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर लिखेंगे पहले gx की होल पावर b+3, है ना, एक्स की जगह gx डाल देंगे यहाँ पर, और gx की वैल्यू डाल दो यहाँ पर ax+c होल पावर b+3। एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ 2 पुट कर दो बच्चों, और ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसका सम निकाल लो। तो इसका सम में भी 189 आ रहा है लोगों का। तो तुम भी चेक करना कि क्या तुम्हारा ये आंसर आता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं भी सारे ही क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा मैं तुम्हें धीरे धीरे करके। अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ए की वैल्यू गिवन है, एक ए मैट्रिक्स है 1 ln y अपॉन x नहीं है, बेसिकली ये ln log y बेस x लिखा हुआ है, log z बेस x लिखा हुआ है। तो इस तरह की क्वेश्चन तुम्हें ना देखते ही पकड़ में आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या करवाएगा, है ना। अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें। log z y, log x z बेस z, log y बेस z और 3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट वाला बॉक्स हो गया। और एड जॉइंट ऑफ ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें तुम्हें ना डिटरमिनेंट ऑफ ए पता कर लो पहले, बाकी तो प्रॉपर्टी होती है, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि एड जॉइंट ऑफ जो भी लिखा हुआ है इसका आंसर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। जितना एड जॉइंट आता है उतनी पावर लगाती जाती है। अगर 3 है तो n-1 का क्यूब आ जाएगा, n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब n = 3 है। लेकिन अपना तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर की पावर n-1 का स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 और n का मतलब था 3, 3 - 1 2 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो रहा होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 का क्यूब 8 आ रहा होगा। अब तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करना है तो बच्चों एक तो इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन बेसिकली जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आता है। लेकिन तुम ना इसका एक्सपेंड कर लो, है ना, इसको एक्सपेंड करना ही सबसे बेटर है तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा एक्सपेंड, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि log y बेस x आ रहा है ना, तो तुम इसको इस तरह से नजरों से देखो कि ये log y डिवाइडेड बाई log x हो रहा होगा, और log z बेस x को क्या लिख देंगे, log z डिवाइडेड बाई log x हो रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह की सिचुएशन बनने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, अब 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस। अब इसको तुम देखो log z अपॉन log y लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे log y अपॉन log z से, दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। बस तुम्हें ये चीज पहचाननी है, log y अपॉन log z को किससे मल्टीप्लाई करना था, log z अपॉन log y से, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आ रहा है log y बेस x, इसको भी ऐसा कैसा लिख लो। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, तो 3 log x/y अभी सब कैंसिल हो जाएंगे, मोस्टली हो जाते हैं इनमें। और log x बेस z को log y से डिवाइड करेंगे, तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, x अपॉन log z इंटू log z अपॉन log y। तो log z से log z कट गया, log x/y, है ना, ये वाला बेस बन रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर log x/y लिख सकते हो। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस log z बेस x। अब देखो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो log x अपॉन log y अपॉन log z। तो बेसिकली यहाँ पर आ रहा होगा log x अपॉन log z, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 log x अपॉन log z, ऐसे खोल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आगे आ गया बच्चों 5 माइनस, अब ये
log y अपॉन log x को log x अपॉन log y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा अंदर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और अंदर लेके जाओगे तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। प्लस अब इसको इसके अंदर लेके जाओगे बच्चों तो ये 1 देगा कैंसिल आउट होकर, और ये देगा -2। तो देखो कितना आंसर आ गया, -2 -1, तो 2 आ गया। अभी 2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो तो 2 इसका 8 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों आसान वाला ही था, जबकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के, हिलते नहीं है। अब एक और मैट्रिक्स का इस बार को मेरे को पेपर तो है ना बच्चों आसान ही लग रहा है ना, ज्यादा टिपिकल पेपर नहीं आ रहा। कुछ कुछ क्वेश्चन से अगर तुम उसमें अटक गए तो इसका मतलब है समझो गए। तो तुम्हारा एक बेस्ट तरीका है कि बच्चों तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले करें। अब यहाँ पर एक है बच्चों ए एंड बी, एक मैट्रिक्स का फिर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए गिवन है, और बी ए इज इक्वल टू बी बी गिवन है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स की पावर 2020 कितना होगा, ये पूछा है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों ये सारी। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो आसान सा क्वेश्चन ही है। अगर तुम बिल्कुल इसको स्टूडेंट मेथड से करो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कैंसिल करके आए हैं, उसको ए आई लिख देते हैं, तो बी इज इक्वल टू आई हो गया, और बी से बी कैंसिल होकर ए इक्वल टू आई हो गया, है ना। ऐसे कर सकते हो बच्चों कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके साथ सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मान लो अगर हमारे पास ए से बी और बी से ए होता तो फिर ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बी पीछे आ रहा है इसमें बी आगे आ रहा है, तो इसे कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ए के साथ कुछ और नहीं आ रहा तो आगे पीछे का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पोस्ट और प्री का, तो हमने क्रॉस इसको कट कर दिया है। लेकिन आगे पीछे होता तो फिर नहीं करते। तो इसका मतलब है बी भी आई के इक्वल आ रहा है, ए भी आई के इक्वल आ रहा है, तो आई प्लस आई की होल पावर 2020, तो हो गया बच्चों 2 2020, और आई की पावर भी 2020। आई की पावर कुछ भी लिखो आई आता है, तो बेसिकली इसका आंसर आ गया 2 की पावर 2020 आई। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करता हूँ। अभी मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो थोड़े से आसान हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं। और भी क्वेश्चन है जो हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर -x। ये भी फ्री का ही क्वेश्चन आया है बच्चों। एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स, मेरे को तो लगता है इस बार दिमाग लगाकर नहीं बना रहे हो, मतलब जैसा टिपिकल नहीं करे। दिमाग लगाने का मतलब है कुछ कुछ क्वेश्चन तो है बच्चों जो बहुत मुश्किल भी है, तो तुम्हें क्या ना 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे कर देने हैं कि बस हो गए, उसमें ही काफी सेटिस्फिकेशन आ जाएगा। लेकिन हो सकता है काफी सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इस वजह से भी हो सकता है। अब जी ऑफ एक्स में बच्चों यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज इसको लिख देंगे 1 प्लस ई की पावर -x। ई की पावर -x को 1 बाई ई की पावर x लिख देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर जाएंगे तो 1/1 प्लस ई की पावर x में ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों 1 प्लस ई की पावर x और 1 माइनस ई की पावर x हो गया, ये फंक्शन हो गया जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, है ना। अब हम इसमें क्या करना चाह रहा हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेसिकली लिखना चाहिए था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, सी ऑप्शन है मेनी वन फंक्शन है, इस तरह के कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं बच्चों। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने पहले तो फंक्शन करके अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स को स्किप कर दिया, 1 माइनस ई की पावर एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। तो यहाँ से जी डैश एक्स निकालें बच्चों तो माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -2x माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया। और -2 ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर आ रहा है।
तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बच्चों। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं वो वन वन फंक्शन होते हैं, तो मेनी वन तो हो नहीं सकता था। ठीक है बच्चों, इस वजह से अपन इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम वैल्यू को याद करके जाओ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद करो। देखो इससे क्वेश्चन आया है, कोस 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखो, उससे और वैल्यू बन जाएगी, या फिर याद तो मोस्टली सभी करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर 54 डिग्री। तो इसको सोल्व करके हमें आंसर पता करना है। तो बच्चों कोस स्क्वायर 36 माइनस साइन 18 है, तो ये साइन स्क्वायर 56 को भी हम कोस स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। डायरेक्टली चेंज कर देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं ना, कोस स्क्वायर 18 डिग्री रहने देते हैं। या यहाँ से हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कोस स्क्वायर 18 डिग्री की जगह पर हम कोस स्क्वायर 36 डिग्री तो हो ही गया अपना। साइन स्क्वायर 54 ही लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन कोस 36 साइन 18 कोस स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री। अब बच्चों इनके ना, हाँ, वैल्यू पता हो हमें तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा। जैसे साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4। और कोस 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1/4। कोस 18 डिग्री की वैल्यू होगी √10 + 2 √5/4। और साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है, ये दोनों पेयर में होते हैं, ये दोनों अपने पेयर में होते हैं ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 10 - 2 √5/4 ये इनकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। 36 में से ये माइनस कर देंगे बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ऊपर कितना आने वाला है, 2/4। इन दोनों को आपस में माइनस करने से कितना आ रहा होगा, 2/4। अब कोस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर 36 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी कोस स्क्वायर 36 माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 10 + 2 √5/4 में से क्या माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, कोस स्क्वायर 36 को माइनस करना पड़ेगा। कोस स्क्वायर 36 को कैसे माइनस करें, स्क्वायर कर देते हैं। तो नीचे तो हो गया 16, 5 + 1 + 2 √5। कोस स्क्वायर 36 है ना, थोड़ा सा कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। 54 को, है ना, साइन स्क्वायर 36 आता तो कैंसिल आउट हो जाता। कोस स्क्वायर 36 ये ठीक लिख दिया अपन ने। कोस स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, तो a² + b² + 2ab/16। देखते हैं चलो, 10 + 2 √5, है ना, और एलसीएम ले लिया अपन ने 16। तो ये हो गया 40 + 8 √5 -6 -2 √5। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर बच्चों इसको, हाँ, डिवाइड ही करना है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि या तो क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं आया था, न्यूमेरिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो मे भी यहाँ पर हो सकता है कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर 36 डिग्री हो। ठीक है, इसमें समथिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए लग रही है क्योंकि अगर हम इसमें a² - b² करते हैं इसका, तभी ये a + b से a - b कैंसिल होकर इन दोनों में पेयरिंग नहीं होने वाली। कोस 18 और इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें बच्चों मिस्टेक है, ये मेमोरी बेसिस क्वेश्चन ही है, तो ये वाला तो ठीक नहीं होने वाला।
यहाँ कुछ और आना चाहिए था, फिर भी तुम चेक कर लेना एक बार। जब ठीक सा क्वेश्चन होगा तो उसको कर लेंगे दोबारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें वैल्यू याद करके जानी पड़ेगी। अ, इसके अंदर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक और करता हूं मैं, इंटीग्रेशन वाला। जैसे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हिट करने वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में आ भी जाए नहीं भी आए कुछ नहीं पता। डी टी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्स की, भाई टी का तो इंटीग्रेशन होगा, टी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिट 0 से टी लगी हुई है, एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये मिनिमम होगा। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम के लिए या तो डेरिवेटिव लगा देते हैं बच्चों हम लोग, या फिर हाँ क्या लगा देते हैं, एएमजीएम लगा देते हैं। लेकिन वो सब बातें तो दूर है, पहले इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे करें। और इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता जब तक मोड हटेगा नहीं। हम मोड का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि टी का तो पता है 0 से 2 तक है, लेकिन एक्स का नहीं पता। अब हमें ये एक्स की वैल्यू पता लग जाए कि यार 2 से कम है, 0 से ज्यादा है, 0 से 2 के बीच में है, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनको क्या करा करो, जो नहीं पता उसके बीच में तोड़ दो, जैसे 0 से एक्स के बीच में तोड़ दो, और एक्स से 2 के बीच में तोड़ दो। इसका मतलब हम क्या लेके चल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 2 से कम ले रहे हैं और 0 से बड़ी ले रहे हैं। तो टी की वैल्यू तो क्या है बच्चों, 0 से 2 के बीच में है। तो अब हमने यहाँ पर dt लगाने वाले हैं, इसका मतलब है t की जो वैल्यू है 0 से x के बीच में हो गई। तो 0 से x के बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मोड पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा। और 2 से x के बीच में अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं t की, तो t की x की वैल्यू, बड़ी वैल्यू पुट करने का मतलब है, x से बड़ी वैल्यू पुट करने का मतलब है नेगेटिव आना। तो नेगेटिव आते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव माइनस लिख देंगे तो माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा, टी माइनस एक्स डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का तो कोई लेना देना ही नहीं, इसको तो बाहर निकाल सकते हो बच्चों क्योंकि कांस्टेंट है ना, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e की पावर x तो कांस्टेंट है, तो e की पावर माइनस टी का कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस टी का करेंगे तो e की पावर माइनस टी, और t का करेंगे तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट लगा देंगे 0 से x। तो माइनस e की पावर x हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। अब तुम अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों माइनस 1, ये दोनों माइनस, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर x। ये इसका आंसर आ रहा होगा। अब इसी तरह से बच्चों इसमें से भी e की पावर माइनस एक्स बाहर निकाल लेंगे। e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t, x की लिमिट लगा देंगे 0 से 2। तो सबसे पहले तो अपर लिमिट पुट कर देंगे e की पावर 2, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वाली चीज आ गई हमारे पास। तो बेसिकली इन दोनों का सम मिलाकर आ गया हमारे पास e की पावर 2 माइनस एक्स, e की पावर x माइनस 2। e की पावर 2 माइनस एक्स को अब हम नई सीरीज से लिख सकते हैं। अब या तो तुम यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। क्या सोल्व करने के दो तरीके हैं, कि ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई बच्चों, अब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी तो तुम इसका डेरिवेटिव कर लो, या इन दोनों से हमें ये भी पता लग रहा है कि एम जी एम से पता लग जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसकी एम जी एम लगाते हो बच्चों तो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी 2e इस पूरे की, और माइनस 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये पूरा ए वाला पार्ट हो गया, ये वाला पूरा बी पार्ट हो गया। तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो जो रूट ए बी आ रहा होगा बच्चों 2e आ रहा होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2e में से 2 माइनस कर देंगे तो ये पूरी मिनिमम वैल्यू आ गई। लेकिन अगर तुम ये स्ट्राइक नहीं करता तुम्हारा, तो तुम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका एफ डैश एक्स का इसका डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 2 माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस 2 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आ रहा होगा बच्चों e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2 माइनस एक्स, e की पावर 2x इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। अब x की वैल्यू 1 तुम यहाँ पुट करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास है मिनिमम वैल्यू दे देगा e की, e प्लस e की पावर 1 माइनस 2, 2e माइनस 2। तो तुम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे डेरिवेटिव करके।
ठीक है बच्चों। अब एक और करते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं, देखें इसमें और कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कुछ कुछ क्वेश्चन से बच्चों से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर वाले हैं। ये तो आसान ही लेकिन एकदम स्ट्राइक नहीं करता है। इसमें 3D का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं 3D वाला नहीं करवा रहा। तुम कमेंट करके बोलोगे तो करवा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन था एरिया बाउंडेड वाला, है ना, एरिया बाउंडेड वाला भी करते हैं। एरिया बाउंडेड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, तो y इज इक्वल टू 5x² बाई 2 एंड दो कर्व है, इन दोनों के बीच का एरिया है एक तो y इक्वल टू 5x² बाई 2, y इक्वल टू x² + 6। जो इनका एरिया है इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया y इक्वल टू 5x² बाई 2 एंड y इज इक्वल टू अल्फा x। अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा क्यूब की वैल्यू पता करनी। मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही एरिया इन दोनों के बीच का एरिया है। ठीक है बच्चों। तो दोनों के एरिया को कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों इसके डायग्राम बनाते हैं। y इज इक्वल टू, बहुत सारे इसके फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों, पहले इसका बनाता हूँ। ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2/5y। तो इसका किस तरह का बनता है पैराबोला, इस तरह का बन जाता है x² का। और इसका कैसे बनेगा, x² इज इक्वल टू y - 6 का बनेगा तो ऊपर ही। लेकिन बच्चों इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है, 0,6। तो 0,6 पर बनेगा। अब या तो हो रहा होगा कि ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लेकिन बाउंडेड एरिया पूछा है तो कहीं ना कहीं आपस में कट तो कर रहे होंगे ना, तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर अभी भी देख लेंगे। तो एक तो ये वाला एरिया पूछा गया है बच्चों। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर वाला एरिया निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। तो x की वैल्यू 0 से लेकर, है ना, dx लिख लेंगे ना अपन, यहाँ तक इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो मतलब y की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, इन दोनों y को इक्वल कर देते हैं। तो 5x² बाई 2 इज इक्वल टू x² + 6। 5x² इज इक्वल टू 2x² + 12। x² इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू बच्चों 2 और -2 आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा। इधर -2 आ रहा होगा, है ना, तो अपने को तो एक ही निकालना है। फिर डबल कर देंगे तो 0 से 2 तक का एरिया निकालना है। पहले ऊपर वाला एरिया लिख दो, ऊपर वाला ये, एक किसी को भी ऊपर नीचे लिख दो बच्चों, माइनस करके जो एरिया अगर नेगेटिव में भी आ जाता है, ठीक है, तो अपन उसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया ना, ये तो आना चाहिए बच्चों इतना सा तो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/3 + 6x -5x³ बाई 6। और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से 2। तो जीरो वाली तो कोई मतलब है नहीं। ये 8/3 + 12 -40/6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इन सबका एलसीएम एलसीएम ले लो। 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ, 16। और ये हो जाएगा 72 - 40, 32, 48/6। ये हो गया 8। तो इसका एरिया आ गया 8। अब दूसरा वापिस से बच्चों कर्व बनाना है, ये वाला कर्व बना देते हैं। वापिस से वही कर्व बनाना है और एक लाइन लेनी है। अब इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो लाइन किससे पास हो रही होगी, ओरिजिन से ही पास हो रही होगी। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालनी, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो वाई की वैल्यू अगर दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों, ऊपर ही कर लेते हैं, तो अल्फा एक्स इज इक्वल टू 5x² बाई 2 आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कटने का मतलब एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी एक तो, ऐसे कैंसिल हो जाता है तो। और एक्स की दूसरी वैल्यू आ रही होगी 2α/5। तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई 2α/5। तो इसकी लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 से 2α/5। पहले लाइन में से कौन सा माइनस कर देंगे, कर्व। तो लाइन की इक्वेशन है अल्फा एक्स, उसमें से कर्व का माइनस कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो बच्चों। तो अल्फा x² बाई 2 -5x³ बाई 6। और लिमिट लगा देंगे 0 से 2α/5। अपर लिमिट पुट कर देंगे और उसको 8 के इक्वल कर देंगे, वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी।
तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस करते रहो। एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चंस में क्या है, हाँ एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ ताकि कॉमन टेंजेंट मैंने आज ही क्वेश्चंस क्लास में करवाया बच्चों, है ना, ये वाला तो नहीं, लेकिन सिमिलर इसके जैसा ही एक क्वेश्चन आज क्लास में करवा के आया हूँ। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे बच्चों तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दो पैराबोला है, x इज इक्वल टू 1 + y², ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p, p पॉइंट है 6, -2√2 फ्रॉम कॉमन टेंजेंट। इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की p पॉइंट से डिस्टेंस पता करनी, तो बेसिकली पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो बच्चों y² इज इक्वल टू x/2 जो गिवन है, इसकी कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अगर इसको हम कंपेयर करें, y² इज इक्वल टू 4x है, तो 4a इक्वल टू 1/2 है, तो a की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी जा सकती है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1/8m। ये हमारे पास इस वाले पैराबोला की टेंजेंट आई। अब हमें दूसरे वाले पैराबोला की टेंजेंट चाहिए, तो उसको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। x-1 ये भी सेम ही पैराबोला है, इसी तरह की टेंजेंट आ रही होगी, बस इसमें वर्टेक्स चेंज हो गया तो हम भी चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू m x-1 प्लस a/m। अब इसमें आगे 4a किसके इक्वल हो रहा है बच्चों, 1 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ a की वैल्यू 1/4 पुट कर दो। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है बच्चों, और ये वाली जो इक्वेशन है, इसको दोनों की कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट जब भी तुम लोगों से बोले तो एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा स्लोप फॉर्म यूज करनी है। तो बच्चों ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी, तो दोनों का पीछे वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब आगे वाला इक्वल है तभी तो पीछे वाला इक्वल होगा, और पूरा इक्वल होगा तभी कॉमन हो रही होगी, मतलब दोनों एक ही टेंजेंट हो रही होगी। इसका मतलब है बच्चों की पीछे वाला जो पोर्शन है m+1/4m, उसको किसके इक्वल कर दो, 1/8m के इक्वल। तो -m, 8m माइनस 1/4m, इसको 8m एलसीएम ले लिया, तो 1 - 2, बेसिकली -1/8m आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होकर m² की वैल्यू 1/8 आ गई। m थोड़ा अजीब सा आया, 1/2√2। दो आंसर आ रहे हैं, +- 1/2√2, कोई सा भी ले लो ना, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब चाहे तुम इस वाली में पुट करो चाहे इस वाली में पुट करो, टेंजेंट सेम आएगी। तो y की वैल्यू 1/2√2 पुट कर देते हैं बच्चों, x +1/2√2 मतलब 16√2। 16√2 एलसीएम लिया तो 16√2 इक्वल टू 8x+1, यहाँ y आ जाएगा। अभी आ गया तुम्हारे पास टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आ गया तो बच्चों तुम्हें क्या डालना है, डिस्टेंस डालनी है। डिस्टेंस कहाँ से डालेंगे, इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b², ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस लाइन को अच्छे से लिख लो पहले, तो क्या लिख लेंगे, 8x माइनस 16√2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें इस पॉइंट की बौछार कर दो, तो 8 × 6 माइनस 16√2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2√2 से, माइनस माइनस +2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर प्लस 16√2 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2√2 का स्क्वायर 2। अब ऊपर पता करो, है ना, 8 × 6 तो 48 हो गया, ये 32√2 64 प्लस 1। और नीचे कितना हो रहा होगा बच्चों, 64 प्लस 256 इंटू 2, 512 प्लस 64, है ना, तो 576 576 किसी का तो होता है ना, किसका होता होगा, 24 का होता है। और ऊपर हो रहा होगा बच्चों, इनको ऐड करते हैं तो 2 2 और एक 3,
मतलब 13 और 10 और एक 11 अपॉन 24। चेक कर लेना बच्चों एक बार, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। अब इनको आपस में सोल्व करना है, उससे तुम्हारा एरिया मतलब डिस्टेंस आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, यही था आज का, और आगे भी देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से करेंगे अपन। शिफ्ट 2 का पेपर भी मैं जल्दी ही डिस्कस करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।